हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न विद टॉपर्स पे। मैं राजेंद्र सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं आपका एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही खास है। हाल ही खबरों में आपने सुना होगा कि भारत को अपना न्यूक्लियर टेस्ट करे हुए पूरे 25 साल हो गए। तो भारत ने कैसे उस न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया, क्या भारत के सामने चुनौतियां थी और क्या वर्ल्ड का रिएक्शन था जब भारत ने उस टेस्ट को कर लिया, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। और हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है पोखरण द अनटोल्ड स्टोरी। तो बहुत सारी बातें आपको इस परीक्षण के बारे में जानने को मिलेगी और कहाँ पर ये पोखरण है जहाँ पर हमने टेस्ट करा और पोखरण में ही क्यों करा, इसके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं हम न्यूक्लियर टेस्ट की। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी जो टाइम है वो है न्यूक्लियर वेपन एज पर। ये टाइम आया कैसे, क्या है ये? तो देखिए, पहले के समय में बात करती थी जो पहला ट्रू वेपन मास डिस्ट्रक्शन जो बना था, जो हमने पहला फिजन एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करा था, उसके अंदर 20,000 टन टीएनटी हुआ करता था। अब ये टीएनटी क्या है? तो टीएनटी का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं। तो टीएनटी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। है क्या ये? अगर हम देशी भाषा के अंदर बात करें तो ये बारूद है। तो पहला जो हमने फिजन एटॉमिक बम का टेस्ट करा था उसके अंदर 20,000 टन जो है बारूद का यूज करा था। इतने बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन था, पर ये बहुत छोटा था। इसके बाद में जो हमने पहला टेस्ट करा जिसको हम थर्मोन्यूक्लियर, जिसको हाइड्रोजन बॉम्ब बोलते हैं, उसके अंदर आप देखिए ये 10 मिलियन टन जो है वो टीएनटी था। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है और यहाँ पे 10 मिलियन है। ठीक है, तो देखिए इतना टीएनटी जो है यूज करा। ये इतना टीएनटी पूरे एक शहर को जो है चुटकियों में तबाह कर सकता है। तो क्या केवल इस धमाके की वजह से जो है न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से जो है पूरा शहर तबाह होता है? तो वो नहीं है। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अगर हम ये बॉम्ब को जैसे यूज़ करा है तो केवल ब्लास्ट ही नहीं, उससे लगने वाली आग और बाद में उससे फैलने वाला रेडिएशन आने वाली कई पीढ़ियों तक उस चोट का जो है आपको सहन बताएगा, निशान जो है वो देके जाएगा। तो रेडिएशन से भी बहुत जने जो है इसके अंदर मरते हैं। तो पहला टेस्ट हुआ कब? तो पहला टेस्ट 1945 के अंदर यूएसए ने करा था प्रोजेक्ट मैनहट्टन के तहत। जो प्रोजेक्ट मैनहट्टन था, आपने सुना होगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके अंदर यूएसए ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट कर दिया था और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक करा था। तारीख थी 6 अगस्त 1945 और दूसरे बॉम्ब की तारीख थी 9 अगस्त 1945। और इतना बड़े लेवल पे डिस्ट्रैक्शन था कि आप यहाँ पे जो है मशरूम क्लाउड जो है उसका देख रहे होंगे। ये रियल इमेज है जिस समय वो विस्फोट करा गया। तो उस समय जो है धुएं का गुब्बार जो है वो आपको इस तरीके का दिखेगा। तो प्रोजेक्ट मैनहट्टन के तहत यूएस ने इसको टेस्ट करा था और यूएस के बाद में सिलसिला चालू हुआ। और उसके बाद में यूएसएसआर, जिसको हम रशिया बोलते हैं, उसने, यूके ने और फ्रांस ने, इन सब ने जो है उसको टेस्ट करा। उसके बाद में साल आया 1964 के अंदर चाइना ने भी जो है टेस्ट करा। अब जैसे ही हमारे पड़ोसी देश ने इसको टेस्ट करा तो भारत को लगा कि अब हमें भी जो है इस फील्ड के अंदर जो है हमारे कदम बढ़ाने चाहिए। पर क्या 1964 में जाके हमको लगा? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1940 से ही लगभग प्रयास जो है वो चालू हो गए थे। और इन प्रयासों का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है होमी जहांगीर बाबा को। होमी जहांगीर बाबा को हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बोलते हैं। इन्होंने 1940 से सरकार को कहने लग गए थे कि हमें जो है न्यूक्लियर के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए। और उसी के तहत इन्होंने 2 इंस्टीट्यूट की स्थापना भी करी। एक है TFIR, जिसको अपन बोलते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और दूसरा है एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, जिसको अपन बोलते हैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आपने अगर ये नाम नहीं सुना तो आपने बार्क जरूर सुना होगा। ये बार्क वही है जिसका फुल फॉर्म बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। यहाँ से बहुत सारे साइंटिस्ट आज भी परमाणु परीक्षण के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं पूरे देश और दुनिया के अंदर। और हमारे भारत में जो परीक्षण हुआ उसके अंदर भी यहीं के साइंटिस्ट ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करा था। देखिए, तो पहला हमने कब करा? तो पहला हमने करा पोखरण। और पोखरण के अंदर जो है 18 मई 1974 को हमने जो है पहला टेस्ट करा। तो देखिए दिन, उस दिन, अब इसको स्माइलिंग बुद्धा ही बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 18 मई को जो दिन था उस समय वो थी बुद्ध पूर्णिमा, जिसको वैशाख की पूर्णिमा भी बोलते हैं हम। और उस दिन हमने टेस्ट करा था। इसलिए हमने जो है, उस समय हमारी इंदिरा गांधी हुआ करती थी, इंदिरा गांधी PM जो थी, इंदिरा गांधी थी, उनको हमने कहा कि बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा थी, इसलिए स्माइलिंग बुद्धा जो है बोला गया। ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल नेम नहीं है, पर बुद्ध पूर्णिमा होने के कारण हमने जो है स्माइलिंग बुद्धा इसको बोलते हैं। और हमारा कहना है कि हमने दुनिया को जो है युद्ध नहीं दिया है, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, क्योंकि बुद्ध धर्म जो है भारत से निकला हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि हमने युद्ध नहीं दिया है और हमने जो है बुद्ध दिया है। पर देखिए कि किस तरीके से हमने जो है इतना बड़ा जो हमारा वेपन है न्यूक्लियर का, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो देखिए, ये भी कहीं ना कहीं शांति का प्रतीक है, क्योंकि जिस देश के पास में न्यूक्लियर हथियार होंगे उस देश पे कोई दूसरा देश जो है जल्दी अटैक नहीं करेगा। अगर आप निहत्थे हैं तो आपके ऊपर अटैक होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमने जो है सिर्फ शांति के तहत हमने जो इसका टेस्ट करा था। और ये टेस्ट करने के बाद में जो है हम परमानेंट 5 जो UNSC के 5 मेंबर हैं,
P5 जिनको बोलते हैं, उनके बाद में जो भी अपने पीछे देखा, उन P5 के बाद में पहला देश जो है वो भारत बना जिसने इस तरीके का टेस्ट करा था, और उसके अंदर 12,000 टन यील्ड जो है वो हमने यूज़ करी थी। तो ये करा हमने कहाँ पे, तो पोखरण के अंदर करा था 18 मई 1974 को, और ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव था। देखिए पोखरण अपन देखते हैं कि पोखरण कहाँ पर है, मैं आपको एक बार पोखरण दिखाता हूँ। देखिए पोखरण अपन देखते हैं, गूगल मैप पे मैं आपको दिखाता हूँ कि पोखरण है कहाँ पे। तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत, और ये इस भारत के अंदर जो है आप देखेंगे कि ये जो जैसलमेर वाला एरिया है, देखिए ये राजस्थान आ गया, और ये राजस्थान के अंदर जो ये जैसलमेर वाला एरिया है, इस जैसलमेर और जोधपुर के बीच में एक डिवीजन पड़ता है जो जैसलमेर के अंदर आता है, पोखरण। ये वहाँ पर जो है हमने न्यूक्लियर टेस्ट करा था। अगर अपन चले मैप के अंदर तो ये रहा पोखरण, और पोखरण के पास में आपको साइट दिखाता हूँ मैं जहाँ पे हमने उसको टेस्ट करा था। तो ये खेतोलाई गांव है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और ये खेतोलाई गांव के जस्ट पास में ये रेंज आपको दिखेगी। देखिए ये जो आपको ब्लैक सा एक स्पॉट दिख रहा है, यही स्माइलिंग बुद्धा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, और ये यहाँ पे आर्मी की रेंज थी जहाँ पे हमने टेस्ट करा, और ये स्माइलिंग बुद्धा लोकेशन है जहाँ पे न्यूक्लियर का पहली बार हमने टेस्ट करा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जैसलमेर के पास में। अब यहाँ पे हम टेस्ट कर क्यों रहे, तो देखिए क्योंकि न्यूक्लियर जब हम टेस्ट करेंगे तो रेडिएशन फैलने का खतरा रहता है, और इस वजह से हमको क्या है कि एकदम ऐसी जगह चाहिए जहां आसपास जो है लोग नहीं रहते हों, ताकि जो उस आसपास के एरिया के अंदर जो एक्सप्लोजन होगा उससे ना तो लोगों को नुकसान पहुंचे, ना रेडिएशन जो है ज़्यादा फैले। इस वजह से हमको जो है सुनसान क्षेत्र चाहिए था, और सुनसान क्षेत्र राजस्थान के अंदर थार रेगिस्तान वाला जो पार्ट है उसके अंदर करना था, और यहाँ पे ऑलरेडी आर्मी का एक बेस बना हुआ था, तो यहाँ पे हमने जो है टेस्ट करा है। ठीक है, चलिए अब अपनी शीट पे चलते हैं वापस। और हमने कहा कि 18 मई 1974 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमने पहला टेस्ट करा, पर ये पहला जो टेस्ट था ये सिर्फ इंडिया का खुद को न्यूक्लियर सेल्फ आत्मनिर्भर बनाने के लिए था, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए था। और ये 3 साइंटिस्ट जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, एक है उसके अंदर होमी सेतना, एक है राजा रमन्ना, और तीसरे हमारे बसंती नाग चौधरी। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था पहले टेस्ट के अंदर। पर जब इंदिरा गांधी ने विजिट करा इस लोकेशन को, इंदिरा गांधी ने कहा कि इंडिया का कोई भी इंटेंशन नहीं है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, हमने सिर्फ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ करा है। पर भारत के पास में तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी नहीं, भारत के पास में ना न्यूक्लियर थे। हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्टर हमको मिलते थे कनाडा से, रशिया से, यहाँ से, पर हमने उस न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ करके हमने जो है इसका टेस्ट करा, और टेस्ट करने के बाद में पूरी दुनिया से इंडिया को क्रिटिसाइज होना स्टार्ट हुआ कि इंडिया को इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद में हुआ क्या, तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होना स्टार्ट हुई। जैसे एक तो एनएसजी जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो न्यूक्लियर जो फ्यूल है उसको सप्लाई करने का एक ग्रुप जो है वो इस फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि इंडिया जो है कहीं से भी उसके पास खुद का न्यूक्लियर नहीं था, न्यूक्लियर फ्यूल नहीं था, फिर भी इंडिया ने न्यूक्लियर रिएक्टर से फ्यूल लेके और टेस्ट करा। तो इसलिए एक एनएसजी फॉर्म करा गया जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आज की तारीख में भी नहीं है। बहुत सारे वेस्टर्न नेशन ने इंडिया को जो है क्रिटिसाइज करा। उसके बाद में एक ट्रीटी जो है फॉर्म करी गई जिसको अपन बोलते हैं नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी 1968 की ट्रीटी है, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी। कभी इसके बारे में सेपरेट से वीडियो बनाएंगे और बताएंगे आपको कि क्या क्या इस ट्रीटी के पॉइंट्स है। तो 1968 के अंदर ट्रीटी करी गई। और जो हमने बात करी कि न्यूक्लियर रिएक्टर हमें दूसरे देशों से मिलते थे, जैसे कनाडा है, रशिया है, उन्होंने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर भारत को देने से मना कर दिया। तो बैन और द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो इंडिया को मिलती थी कनाडा से और अदर नेशन से, वो उसके ऊपर जो है बैन लग गया। तो फिर काफ़ी टाइम तक ये जो चीज़ें हैं वो ठंडे बस्ते के अंदर चली गई। पर ध्यान रखिएगा पहला वाला जो टेस्ट हुआ वो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेटर था कि हाँ हम भी सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, पर हमने कोई वेपन नहीं बनाया था। तो फिर हमें जरूरत पड़ी सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट की। अब सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला टेस्ट जो था वो केवल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, वो हमने कोई वेपन बनाया नहीं था। पर हम चाह रहे थे कि हम एक वेपन बना के और एक फुल फ्लैश जो है वो टेस्ट कर ले, ताकि इंडिया के पास में भी जो है न्यूक्लियर वेपन आ जाए, ताकि इंडिया के अंदर शांति स्थापित हो सके, कोई देश जो है इंडिया के ऊपर अटैक करे नहीं। तो न्यूक्लियर टेक वाज नॉट वेपनाइज्ड, हमने वेपन्स नहीं बनाए थे, हमने सिर्फ टेस्ट करा था। और हमको जो है टेक्टिकल वेपन्स का जो है टेस्ट करना था, इसके लिए हमको सेकेंड टेस्ट की जो है जरूरत पड़ी। पर उस समय ही भारत के अंदर जो राजनीतिक हालात जो थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, और पूरा अनस्टेबल चल रहा था, क्योंकि सरकारें जो है प्रॉपर बन नहीं पा रही थी। और उस समय के बड़े फेमस नेता अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने अपने टाइम पे कहा भी था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करेंगे। और उस समय ही जो है
पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई 1995 के अंदर, और उस समय ही हमने जो है टेस्ट करना स्टार्ट करे। और टेस्ट करना स्टार्ट करें कि क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार टेस्ट कर चुके थे, तो यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको अपन CIA बोलते हैं, ये भारत के ऊपर नज़र रखी हुई थी। प्रॉपर भारत के ऊपर सैटेलाइट छोड़ी गई जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की गतिविधियां देखती थी कि न्यूक्लियर से रिलेटेड क्या क्या गतिविधियां चल रही। तो बहुत सारा इंडिया के ऊपर जो है फोकस था बहुत सारे देशों का कि इंडिया कहीं वापस टेस्ट ना कर ले। और जब भी हमने धीरे धीरे करके प्रयास करा तो हमको हमेशा यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक वार्निंग मिली कि आप इस तरह के कदम जो है आपके आगे ना बढ़ाएं। पर क्योंकि इंडिया मन बना चुका था, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई जो केवल 13 दिन चली थी 1996 के अंदर। और मजे की बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिर्फ 13 दिन जो इनकी सरकार रही, सरकार बनते ही सबसे पहले इन्होंने न्यूक्लियर के ऊपर काम करवाना स्टार्ट कर दिया कि हमें टेस्ट करना है। पर सरकार ज़्यादा टिकी नहीं, 13 दिन टिकी। पर आने वाले टाइम के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की फुल सरकार आई, और उस समय हमने 1998 के अंदर हमने जो है टेस्टिंग करी। 2 टेस्ट करे थे, 11 मई को करे 3 और 13 मई को करे 2 टेस्ट। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा वो प्ले करा हमारे प्रेसिडेंट जो आगे जाके प्रेसिडेंट बने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब DRDO से आए थे, और राजगोपाला चिदम्बरम जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से आए थे, और अनिल काकोदार जो है डायरेक्टर ऑफ बार्क थे। इन तीनों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा सेकंड टेस्ट के अंदर, जो हमने इंपॉर्टेंट जो वेपनाइज टेस्ट था। देखिए वेपनाइज टेस्ट की जरूरत क्या थी, तो हमको बहुत सारे अलग अलग तरह के टेस्ट करने थे कि अगर हम लैंड से अगर न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे तो किस तरीके चला सकते हैं, हम एयर से अगर वेपन चलाएंगे तो हम किस तरीके चला सकते हैं। तो हमको बहुत सारी मिसाइल्स के अंदर प्लेस करके हमको टेस्ट करना था। तो इसलिए हमने इतने ज़्यादा 5 टेस्ट जो है वो करे। तो देखिए उसके बाद हुआ क्या कि जैसे ही टेस्ट की प्रिपरेशन, चैलेंजेस बहुत सारे आए थे, तो जैसे ही टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी 1995 से, तो CIA जो है कंटिन्यू डिटेक्ट कर रही थी, जो मैंने आपको बताया। तो हमको जो है उन चीज़ों को संभालना था। हम चाहते थे कि हम जो है चुपचाप तरीके से जो है टेस्ट कर लें। अब टेस्ट जो है हमको करने थे तो बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि नज़रें बहुत सारे देशों की थी। तो हमने ये काम जो है इंडियन आर्मी की कोप ऑफ इंजीनियर्स की 58th रेजिमेंट को जो है ये काम दिया कि अब ये किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो इनका काम है। तो इनको ये काम दिया गया, और चीज़ें जो है हमने पोखरण के अंदर जो लोकेशन थी उसको फाइनलाइज करा। अब पोखरण पे करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सरकार को। कैसे थी, क्योंकि एक तो प्लेन एरिया था। अब जब भी सैटेलाइट ऊपर रिवॉल्व करेगी तो वो प्लेन एरिया के अंदर जल्दी चीज़ें पकड़ सकती है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन वाले रीजन से। जैसे अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान ने जो है माउंटेन वाले रीजन के अंदर अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा था, पर भारत ने जो है प्लेन एरिया को चुना, और प्लेन एरिया पे जो है मतलब डिटेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा थे। इस वजह से भी हमको जो है ज़्यादा प्रिकॉशंस रखनी थी, और सैटेलाइट का मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें जो है चली रही थी। तो फिर क्या करें, तो हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करी। हमने क्या करा कि इंजीनियर्स के जितने भी सीनियर साइंटिस्ट थे उनके जो है बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, और उनको कहा कि आप कभी भी जो है आपकी सिविल ड्रेसेस के अंदर नहीं आएंगे, आप हमेशा आर्मी की ड्रेसेस पहन के आएंगे। जब भी आएंगे आप आर्मी की ड्रेसेस पहन के आएंगे, और कभी भी डायरेक्ट आप पोखरण नहीं आएंगे, आप पहले किसी और लोकेशन के अंदर जाएंगे, फिर वहां से आपको आर्मी अपने हिसाब से जो है अपने कैंप पे लेकर जाएगी, और आपको जो है आर्मी की ड्रेस पहन के रखनी। इससे क्या है कि अगर इनके कोई एजेंट्स जो हैं वो लोकल एरिया के मार्केट के अंदर घूम रहे हैं, तो अगर वो उनको देखते तो उनको लगेगा कि कोई आर्मी के सीनियर ऑफिसर है, उनको लगेगा नहीं कि यहाँ पे साइंटिस्ट क्यों आ रखे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें करी गई, और दे रिक्वायर्ड टू वियर आर्मी यूनिफॉर्म टू प्रिजर्व द सीक्रेसी ऑफ द टेस्ट, जो मैंने आपको बताई कि चीज़ें जो है सीक्रेसी रखनी थी। और दूसरा क्या था कि देखिए हमने जो प्लान करी वो हमने प्लान करा कि हम ये टेस्ट कभी भी दिन में नहीं करेंगे, इसकी जो भी प्रिपरेशन है वो दिन में नहीं करेंगे, वो सारी प्रिपरेशन जो है वो रात में होगी। अब रात को क्यों चुना, तो रात में देखिए क्या है कि आप अगर डेजर्ट वाले रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे एक तो आंधियाँ बहुत चलती है। आंधियाँ चलने से क्या है कि एक तो फुटप्रिंट जो है वो ज़मीन पे बनते नहीं, जो रेत के अंदर फुटप्रिंट्स है वो बनेंगे नहीं, और दूसरा क्या है कि आंधियाँ इस वजह चलती है और सैटेलाइट जो है वो प्रॉपर इमेज को जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती। इस वजह से भी हमने जो है रात का टाइम चुना, और बहुत सारी चीज़ें करी। देखिए वहाँ से जो मिट्टी निकलेगी, अब क्योंकि आप गड्ढा खोदेंगे वो बॉम्ब को प्लांट करने के लिए, तो गड्ढा खोदेंगे तो उसमें से मिट्टी निकालनी पड़ेगी। उस मिट्टी को निकाल के और प्रॉपर जैसे ना सैंड ड्यून्स का शेप दिया गया कि जिससे अगर सैटेलाइट देखे तो उसको लगे कि यहाँ पर रेत का टीला है। और उसको जो है जो ग्रीन जो हमने जो गड्ढा खोदा था उसके ऊपर फिर हम कैमोफ्लाज जो है वो भिजाते थे, ताकि उसको आप ऊपर से देखो तो आपको लगे कि कोई एकदम प्लेन सा सरफेस है। और ये जो बड़े बड़े से सैंड ड्यून्स बना दिए गए। इवन हमने वहाँ पे एक पूरा प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम बनाया, और क्रिकेट स्टेडियम बना के वहाँ पे प्रॉपर फ्लड लाइट लगाई, और रोज रात को वहाँ पे जो है टूर्नामेंट होते थे क्रिकेट के। उसमें क्या है कि देखो आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, काफ़ी सारी रेजिमेंट जो है वहाँ पे लगी हुई, तो उनके बीच में क्या करते थे, रात को जो है क्रिकेट टूर्नामेंट कराए जाते थे। काई के लिए, तो सैटेलाइट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि अगर सैटेलाइट वहाँ से निकल रही है तो उसको ऐसा लगे कि कोई स्पोर्ट्स का इवेंट चल रहा है, और उसी इवेंट को यूज़ करके डिस्ट्रैक्ट करके हम क्या कर रहे थे, तो साइड बाय साइड जो है हम न्यूक्लियर टेस्ट की 4-5 जने जाते,
और वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट का जो भी प्रोसेस था कि जैसे केबल बिछानी है, सेंसर्स को कनेक्ट करना है, वो सारा काम जो है वो करते हैं। और केबल बिछाने के लिए हमने जो छोटे छोटे से गड्ढे खोदे थे उसको भी जो है हम एकदम ढक के जो है सेंट से वो है ढक के रखते थे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्रिकेट स्टेडियम टूर्नामेंट्स एज द डाइवर्जन, तो क्रिकेट के टूर्नामेंट्स करे गए वहाँ पे, ताकि जो सेटेलाइट जो हम पे नज़र रख रही है उसको जो है डाइवर्जन मिल सके। ठीक है, देखिए ये वो हमारे जो साथ में है, ये आपको फोटो के अंदर दिखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और इनका बाकायदा नाम इनको दिए गए, कलाम साहब का नाम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। जब भी ये फ्लाइट की टिकट बुक कराएंगे तो मेजर जनरल पृथ्वीराज के नाम से कराएंगे, और ये कभी भी जैसलमेर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, ये हमेशा पोखरण जो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, ये हमेशा जैसलमेर उतरेंगे, फिर जैसलमेर से इनको जो है कन्वे करके जो है आर्मी अपने ट्रक्स के अंदर लेके आ जाएगी। जैसे चिदम्बरम जी जो थे, इनका नाम था मेजर जनरल नटराज, तो इनको बाकायदा नाम दिए गए, इसी नाम से टिकट बुकिंग होती थी, सब कुछ इसी नाम से होता था। और आर्मी की यूनिफॉर्म पहनना इनको कंपलसरी थी, जिससे जो है ये बता नहीं सके कि ये साइंटिस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद में जो मैं आपको बता रहा हूँ, साइंटिस्ट वुड नॉट डिपार्ट पोखरण इन अ ग्रुप ऑफ 2 or 3, दे ट्रैवल टू डेस्टिनेशन अदर देन पोखरण अंडर द सुब्रमण्य एंड वर देन ट्रांसपोर्ट बाय द आर्मी। तो ये किसी और लोकेशन पे जाते थे, फिर आर्मी अपने ट्रक्स के अंदर जो है इनको लेके आती थी। इस तरीके से चीजें हमने करी। टेक्निकल स्टाफ एट द टेस्ट रेंज वॉर मिलिट्री यूनिफॉर्म, इनको मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी थी टू प्रिवेंट डिटेंशन इन द सेटेलाइट इमेज। जो मैंने आपको बताया कि सेटेलाइट इमेज जब आपकी सेटेलाइट कंटिन्यू आप पर नजर रख रही है तो उसको हमको किसी ना किसी तरीके से पागल बनाना था, तो इस वजह से जो है हम आर्मी की यूनिफॉर्म पहनना इनके लिए कंपलसरी कर दिया था। ये एक रेजिमेंट के साथ में इनकी पूरी फोटो है, जो आर्मी रेजिमेंट जो मैंने बात करी। और ये वो कैमोफ्लाज, ये वो एरिया जहाँ पे वो बॉम्ब का हम टेस्ट कर रहे थे, जिसके लिए गड्ढा खोदा था, जिसको हम ऐसे कैमोफ्लाज करके जो है बिछा देते थे, ताकि वो ऊपर से सेटेलाइट से दिखे नहीं कि यहाँ पे गड्ढा हो रखा है। और ये बीच में आपको खड़े हुए आपको दिखेंगे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो उस समय टेस्टिंग के टाइम की बात है। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थी बॉम्ब को लेके आना, क्योंकि बार्क ने जो है बॉम्ब बना तो दिया, पर उस बॉम्ब को लेके कैसे आए। अगर आप देखेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है, आप एकदम इजीली उसको लेके नहीं आ सकते कि चलिए एक गाड़ी के अंदर ले आए। आपको अभी भी अगर आप देखेंगे, जब न्यूक्लियर का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो एक बहुत बड़ा कन्वॉय चलता है, एक काफिला चलता है बहुत बड़ा। पर अगर हम इतना बड़ा काफिला लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं सेटेलाइट को मालूम पड़ जाएगा कि इतना बड़ा कन्वे क्यों जा रहा है, ये काफिला क्यों जा रहा है। जांच पड़ताल हो सकती है, बाहर से पूछा जा सकता है। तो हमने करा कि कन्वॉय जो है वो बड़ा नहीं रहेगा, सिर्फ 4 गाड़ियाँ रहेगी, और जो ट्रिप्स है वो बढ़ा देंगे, और जो सामान था वो बार्क से सीधे कहाँ आएगा, जैसलमेर एयरपोर्ट। फिर वहाँ से जो है आर्मी अपने हिसाब से इसको लेकर जाएगी। तो उसके बाद क्या करा गया, उमंग कपूर को ये काम दिया गया, और सारा जो डिवाइसेस थे फ्रॉम बार्क वर रिलोकेटेड 1 मई 1998 फ्रॉम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बॉम्ब वर फ्लोन इन इंडियन एयरफोर्स AN-32, ये विमान का यूज़ करा गया, और यहाँ से कहाँ लेके आया, सीधे जैसलमेर आर्मी बेस के ऊपर। अब जैसलमेर आर्मी बेस में लेके आ गए, फिर यहाँ से बाय ट्रक जो 4 ट्रक था इनको यूज़ करा गया, एंड दे वर ट्रांसपोर्ट पोखरण इन एन आर्मी कॉन्वॉय ऑफ 4 ट्रक्स एंड दिस रिक्वायर्ड 3 ट्रिप्स। तो 4 ट्रकों की जो है 3 ट्रिप्स मारी, और उसको लेके आने के बाद में इन्होंने पोखरण के अंदर लेके आया, और फिर यहाँ पे लाके जो है हमने टेस्टिंग करना इसको आगे जाके स्टार्ट करा। पर टेस्टिंग, अब सब कुछ डिप्लॉय हो गया है, बॉम्ब सब कर दिया है, पर टेस्टिंग करनी है। पर टेस्टिंग करने के लिए सुबह से इंतजार चल रहा है कि आज टेस्टिंग करनी है। पर उस दौरान हुआ क्या कि हवाएं बहुत तेज चली, तो अपन को लगता है कि हवाएं चलने से क्या टेस्टिंग कर लो, पर है क्या कि हवाओं का भी जो है विंड का डायरेक्शन देखना पड़ता है। क्योंकि उससे होगा क्या कि जैसे ही हम टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने के बाद में एक्सप्लोजन होगा, और उसके बाद में रेडिएशन फैलेगा, और अगर हवाओं का रुख शहर की तरफ है तो वो रेडिएशन जाएगा शहर की तरफ, और उससे जो है शहर को नुकसान हो सकता है। तो हमने सुबह से इंतजार करा कि हवाएं जो है वो शांत हो जाए और फिर हम टेस्ट करें, और वो समय हमको मिला दिन में 3:43 पे, और 3:43 जो नून टाइम था, PM टाइम था, इसमें हमने जो है न्यूक्लियर का टेस्ट करा 11 मई को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इस वजह से बाय अर्ली आफ्टरनून द विंड्स हैड डाइड डाउन एंड द टेस्ट सीक्वेंसेस वाज इनिशिएटेड। तो टेस्ट जो है हमने उसको इनिशिएट करा। टोटल 5 बॉम्ब का हमने यूज करा। पहला है शक्ति 1 11 मई को, इसलिए ध्यान रखिएगा 11 मई को क्योंकि हमने टेस्ट करा है, इसीलिए हम 11 मई को जो है टेक्नोलॉजी डे भी मनाते हैं। 11 मई को जो है टेक्नोलॉजी डे भी जो है वो सेलिब्रेट करा जाता है सिर्फ इसी वजह से। तो शक्ति 1 के अंदर हमने क्या कहा था, तो 45 यील्ड का जो है बॉम्ब का एक्सप्लोजन करा था, और ये इतना बड़ा था कि आसपास की लोकेशन के अंदर जो जैसलमेर वाला एरिया है वहाँ के लोगों को लगा कि भूकंप आ गया है, क्योंकि धरती के अंदर इतना वाइब्रेशन हुआ था, क्योंकि यील्ड देखिए 45 टन का है, इतनी यील्ड का जो है बॉम्ब एक्सप्लोड करा था। फिर दूसरा हमने करा शक्ति 2, जिसके अंदर जो है ज़्यादा नहीं था, 15 जो है किलोटन था। ये किस लिए करा कि हम मिसाइल्स के अंदर जो है इसको यूज़ करके भेज सकें। और तीसरा शक्ति 3, जिसके अंदर केवल 0.3 किलोटन, कि अगर सडन हमको इमरजेंसी पड़ती है तो हम फटाफट इसको इंस्टॉल करके जो है हम इसको एक्सप्लोड कर सके, इसलिए हमने जो है 0.3 टन का जो है काफ़ी छोटा सा एक शक्ति 3 नाम से जो है इसको एक्सप्लोड करा था। उसके बाद में 13 मई को 2
शक्ति 4 जिसके अंदर 0.5 किलोटन था और शक्ति 5 जिसके अंदर 0.2 था। ये सारे लाइट वेटेड थे कि एकदम सडन इमरजेंसी केसेस के अंदर जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने आके पूरा इस साइट को विजिट करा और ये देखिए धरती के अंदर क्रैकडाउन हो गया था पूरा, जिस पे ये खड़े हैं ये पूरा क्रैकडाउन हो गया था इस एरिया के अंदर। और ये इन्होंने देखा और आके जो है शाम को 11 मई को जो है इन्होंने अनाउंस कर दिया था 1998 को कि हमने जो है न्यूक्लियर का टेस्ट कर लिया है। और भारत कहीं ना कहीं इस चीज़ से वाकिफ था, भारत को ये बात पता थी कि हमारे ऊपर सैंक्शंस तो लगने वाले हैं, यूएस एक्शन लेगा ही लेगा, और वही हुआ आगे जाके। और 11 मई को हमने जो है टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। और जब आप देखेंगे तो यूएस ने जो है सैंक्शंस, हमको पता था कि यूएस हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाएगा और यूएस ने काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए इंडिया के ऊपर भी। यूएस का जो स्टेटमेंट आया, जो वहाँ के अल्बराइट थे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने, उनका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि इंडिया हैज़ डग इटसेल्फ इनटू अ बिग होल विच इट विल फाइंड डिफिकल्ट टू क्लाइंब आउट फ्रॉम, कि इंडिया जो है अपने आप की खुद ने जो है गड्ढा खोद के उसके अंदर गिरा है और उसको बहुत डिफिकल्ट होगा वापस चढ़ना उससे, क्योंकि ये उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए था। और यही चीज़ क्लिंटन ने पाकिस्तान से भी बोली कि आप भी जो है टेस्ट ना करें, पर पाकिस्तान ने कहा कि हाँ हम टेस्ट नहीं करें, और थोड़े टाइम बाद ही पाकिस्तान ने भी जो अपना न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट जो है वो कर लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही। और सैंक्शंस जो है मैंने आपको बात करी कि सैंक्शंस लगना स्टार्ट हुआ इंडिया के ऊपर बहुत। अब देखिए, अच्छा सैंक्शंस होते क्या हैं, तो देखिए सैंक्शंस बेसिकली है क्या कि यूएस ने सपोज करिए इंडिया के ऊपर अगर सैंक्शंस लगा दिए, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और ट्रेड सैंक्शंस लगाएं कि हम जो है अब आपसे कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इन केस कोई कंट्री एक्स इंडिया से ट्रेड करती है तो यूएस उस एक्स कंट्री से भी ट्रेड नहीं करेगा। ये होता है सैंक्शंस लगाना कि हम आपसे ट्रेड नहीं कर रहे, पर कोई और देश भी आपसे ट्रेड करेगा तो हम उससे भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो इंडिया के ऊपर जो है इस तरीके के सैंक्शंस लगाए गए और ज़्यादा टाइम तक ये सैंक्शंस चले नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ग्लोबली तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप भारत से ही ट्रेड नहीं करोगे तो फिर आप आपका जो प्रोडक्ट है उसको बेचोगे कहाँ पे। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, ट्रेड मार्केट है, तो इसलिए सैंक्शंस लगाए तो थे, पर थोड़े थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे करके वो सैंक्शंस जो है हटा लिए गए। और कितना क्या लगाया, तो एक जो इंडिया को जो ह्यूमैनिटेरियन एड जो मिलती थी $142 मिलियन की, उसको एंड कर दिया गया। बहुत सारी क्रेडिट गारंटी जो मिलती थी उसको एंड कर दिया गया, और जो $1.5 बिलियन जो वर्ल्ड बैंक से लिया गया था उसको भी बैन कर दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए कंटिन्यू, पर धीरे धीरे करके सैंक्शंस हटा लिए और आगे जाके इंडिया जो है एक न्यूक्लियर जो सेल्फ रिलायंट देश जो है वो बन गया। अब उसके बाद में इंडिया का स्टैंड क्या था, तो इंडिया ने कहा कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी इंडिया का स्टैंड है। ये ध्यान रखिएगा, नो फर्स्ट यूज़ क्या, कि हम कभी भी जो है यूज़ नहीं करेंगे, हम किसी भी हालत में चाहे कितनी भी मुसीबत हो हम कभी भी हमारा जो टेस्ट है वो नहीं करेंगे। 1999 के अंदर जब कारगिल वॉर हुआ तब बहुत सारे देशों को लगा कि भारत कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन को जो है यूज़ कर सकता है, पर क्योंकि इंडिया अपनी पॉलिसी के ऊपर स्टैटिक रहा, इंडिया ने कहा कि हम कभी भी जो है यूज़ नहीं करेंगे, और इंडिया उसी पे आज भी स्टैटिक है। इंडिया ने कहा कि अगर कोई हम पे करता है तो फिर हम यूज़ करेंगे, पर आगे होके हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, और इंडिया आज भी इस पर स्टैटिक है। इसलिए इंडिया की वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि इंडिया जो बात कहता है उस पर स्टिक रहता है। और ये उसका एक एग्जाम्पल है कि इंडिया पे फिर इसके बाद में जो है सैंक्शंस लगना बंद हो गए इंडिया के ऊपर। इसके बाद जितने भी सैंक्शंस थे वो सारे सारे जो है हटा दिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्योंकि इतना बड़ा परीक्षण हुआ है तो किसी ना किसी को तो इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, कि कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है तो उसकी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगी, और उसकी कॉस्ट किसने पे करी, तो उसके पास वाला जो गांव था जिसका नाम था खेतोलाई, और खेतोलाई गांव ने जो है उस जो टेस्ट हुआ है उसकी जो कीमत है वो इन्होंने अदा करी है। हुआ क्या है कि क्योंकि इसके बाद में रेडिएशन फैला और यहाँ के लोग बागों को आज भी बहुत ज़्यादा जो लोग बाग है वो कैंसर से पीड़ित है। यहाँ की गाय जितनी भी थी उन्होंने जो है दूध देना बंद कर दिया। इस तरह की यहाँ पे हालत है, और ये इतने साल बाद भी आज भी जो है 25 साल हो गए और आज भी खेतोलाई जो है कहीं ना कहीं उस टेस्ट को जो है भुगत रहा है। ये देखिए, कैटल्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस मिल्क, बहुत बुरी हालत है। और आने वाली जनरेशन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां जो है उनको स्टार्टिंग से ही लग रही है, उनको अंदर कैंसर हो रहा है, उसको स्किन कैंसर के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, वो सब रेडिएशन की वजह से। तो देखिए, अब क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी आपको किसी ना किसी कीमत के ऊपर तो मिलेगी, और भारत के अंदर ये कीमत चुकाई है किसने, खेतोलाई गाँव ने। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद में वर्ल्ड का क्या एटीट्यूड चेंज हुआ है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें इंडिया के फेवर में आई है, जैसे वासेनार एग्रीमेंट। अभी इस साल अगर आप बात करें 2023 की, तो वासेनार एग्रीमेंट का हेड कौन है, तो भारत है। मिसाइल ग्रुप बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भारत हेड है। एनएसजी का अभी तक बन नहीं पाया। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के अंदर काफ़ी टाइम से डिमांडिंग चल रही थी कि इंडिया को एनएसजी के अंदर शामिल कर लिया जाए, पर एनएसजी के अंदर अभी भी इंडिया को जो है शामिल करा नहीं है। और ये हमारी जो है क्लास रही आज की, और मैंने आपको जो भी चैलेंजेस थे बहुत सारी बातें आपको जानने को मिली होगी। पर आज अगर आपने ये पूरा टॉपिक देखा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल करिएगा। व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 23 मई, 13 मई, 11 मई या 15 मई।
सही आंसर अगर आपने वीडियो देखा तो आपको जरूर पता होगा। कमेंट के अंदर जो आपका आंसर है वो बताइए, और वीडियो पब्लिश होने के 24 आवर्स के अंदर आपको जो इसका सही आंसर है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। आपको इस तरीके के और वीडियो जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।